नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य क्लासेज में आपका स्वागत। आज हम राजस्थान के प्राचीन भौगोलिक भूभाग का जो चैप्टर है उसको पूरा करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक सूचना दे देता हूं भाई, थोड़ा ध्यान रखें। अभी सबके मन में ये चल रहा है कि रीट की तैयारी करें या सेकंड ग्रेड की। सबके मन में क्या चल रहा है आपके, रीट की करें या सेकंड ग्रेड की। हमेशा ध्यान रखो, तैयारी करो सेकंड ग्रेड की। सेकंड ग्रेड की अगर आपकी तैयारी कर रहे हो ना, तो रीट का सिलेबस तो अपने आप ही उसमें कवर हो जाता है। कोई 10% का एक्स्ट्रा सिलेबस पढ़ना पड़ता है, अन्यथा रीट को आप टारगेट ना करें, आप टारगेट करें सेकंड ग्रेड। और सेकंड ग्रेड को टारगेट करोगे तो रीट वाला सिलेबस अपने आप ही पूर्ण हो जाएगा, दोनों के लायक हो जाओगे आप। क्योंकि रीट में जो आने वाला है वो 10वीं तक का ग्रामर है, और जब आप सेकंड ग्रेड में पढ़ोगे तो उसमें ग्रामर के साथ साथ 12वीं और कुछ साहित्य बस एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। तो सेकंड ग्रेड की तैयारी करें। आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के प्राचीन भौगोलिक उपनाम। उससे पहले मैं कल वाले का थोड़ा रिवीजन करा देता हूं। कल हमने पहले पढ़ा था, उस क्षेत्र का नाम क्या था आपके, मेवात। बताओ मेवात कौन सा क्षेत्र है? अलवर और राजस्थान की कौन सी दिशा? पूर्वी दिशा। और यहाँ बोली जाने वाली भाषा? अच्छा, कौन कौन सा साहित्य मेवाती भाषा में है? चरणदास जी, लालदास जी, सहजोबाई, दयाबाई। इन चारों का जो साहित्य है वो किस भाषा में है आपके? मेवाती भाषा के अंदर। राजस्थान, ये पतंगाकार आकृति बना लो छोटी मोटी सी। अब देखिए, ये पूर्वी जो राजस्थान है, फिर मैंने आपको कहा था इसके थोड़े 2-4 नाम और होंगे। मेवात से मेवाती वाला कर लिया। अलवर वाला ये क्षेत्र जो है वो क्या कहलाता है? राठ। अलवर का ये क्षेत्र क्या कहलाता है? राठ अलवर में है। अच्छा, राठ से आपने एक गाय की नस्ल बनाई थी, कौन सी? राठी। राठी को अजमेर में क्या कहते हैं? अजमेरा। तो राजस्थान में कहाँ पाई जाएगी? मध्य और ये उत्तरी पूर्वी राजस्थान। राठ वाला हो गया। फिर देखिए, प्राचीन समय में एक जनपद था, राजन्य जनपद। कौन सा? राजन्य जनपद का जो अपने राजस्थान में भाग आता था वो आता था भरतपुर में। कौन सा आता था? भरतपुर का जो एरिया है वो आता था। फिर मैंने कहा था कि भरतपुर को ब्रज कहते हैं। ब्रजपुर को क्या कहते हैं? ब्रज। तो ब्रज से घिरा हुआ क्षेत्र होने के कारण, और ब्रज किससे संबंधित है? भगवान श्री कृष्ण से। भगवान श्री, तो भगवान श्री कृष्ण के जो क्वेश्चन बनते हैं वो लगभग आपके भरतपुर को क्लियर करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भरतपुर में भोजन खाया था, तो एक मेला बन गया, भोजन थाली मेला। कौन सा मेला? भोजन थाली मेला। ये कामा भरतपुर में। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया कहते हो, तो कन्हैया ख्याल जो फेमस है वो भरतपुर, अलवर, करौली, ये 3 जिले ध्यान रखना। भरतपुर, अलवर, करौली। रासलीलाएं करते थे भगवान श्री कृष्ण। क्या करते थे? रासलीलाएं। तो रासलीलाएं कहाँ की फेमस हो गई? भरतपुर की। फिर आपको एक और रसिया। रसिया जो गीत है वो भी भरतपुर का फेमस है। एक नृत्य किया जाता है वहाँ पे, बम, और गाने गीत जो गाए जाते हैं वो हो जाते हैं रसिया। तो बम रसिया गीत आप कह सकते हो भरतपुर के फेमस है। फिर भरतपुर का इतना हमने पढ़ लिया था। फिर मैंने बताया था मेवल। मेवल का अर्थ क्या है बताऊं? कौन सा क्षेत्र? पहाड़ी क्षेत्र। तो आपको ध्यान रखना है, पहाड़ी क्षेत्र में आप कहाँ आ गए थे? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा को मेवल कहते हैं, अलवर भरतपुर को मेवात कहते हैं। दोनों में भाग क्लियर कर लेना। फिर यहाँ मैंने आपको बताया था कि ये जो एरिया है इसको वागड़ भी कहते हैं। इस एरिया को क्या कहते हैं? वागड़। और यहाँ बोली जाने वाली भाषा बागड़ी। तो आप ये कह सकते हो कि दक्षिणी राजस्थान में बोली जाने वाली जो प्रमुख भाषा होगी वो कौन सी होगी आपके? बागड़ी। फिर मैंने कहा था कि डूंगरपुर और ये बांसवाड़ा का कोई भी संत है या कोई प्रमुख व्यक्तित्व है, उसका जो साहित्य होगा वो बागड़ी भाषा में होगा। यहाँ के प्रमुख संत हुए थे संत मावजी, और मावजी ने एक ग्रंथ लिखा था चोपड़ा। तो चोपड़ा जो ग्रंथ है वो किस भाषा में है? बागड़ी भाषा में। चोपड़ा ग्रंथ किस भाषा में? बागड़ी भाषा में। तो वो निष्कलंकी संप्रदाय के संस्थापक, वो हमने कल लिख लिया था, उसकी ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे। फिर यहाँ से हम थोड़ा सा ऊपर आ गए थे, तो यहाँ हमारा प्रतापगढ़। कौन सा? प्रतापगढ़। प्रताप को प्राचीन समय में क्या कहते थे आप? कांठल। प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? कांठल। तो कांठल किसी नदी का किनारा होगा? कौन सी? माही नदी के किनारे वाले क्षेत्र को कांठल कहते हैं। कांठल का मतलब ही सीधा सा प्रतापगढ़ है। कांठल का सीधा सा अर्थ क्या है? प्रतापगढ़। अब आपसे पूछ ले, कांठल की दरगाह, कांठल का ताजमहल, कांठल का ताजमहल वो कौन सा है? अच्छा, राजस्थान का ताजमहल जसवंतथड़ा जोधपुर। जसवंतथड़ा जोधपुर। क्लियर है ना? अच्छा, हाड़ौती का ताजमहल? अबला मीनी का महल। हाड़ौती का ताजमहल कौन सा है? अबला मीनी का महल। और मेवाड़ का ताजमहल?
अरे मेवाड़ में तो ये पूरा एरिया आता था, कोई ज़रूरी नहीं है आपको कांठल ही दे। आपको कहते मेवाड़ का ताजमहल तो ये काका जी की दरगाह हो जाएगी, जो कहाँ पर है। फिर मैंने कहा था यहाँ एक आपके मैदान का भी निर्माण होता है, कांठल का मैदान। कांठल नाम आते ही आप कहाँ, एक तो माही नदी पे जाना है और एक प्रतापगढ़ पे जाना है। तो कांठल का जो मैदान है वो कहाँ पे है, प्रतापगढ़। कांठल का मैदान कहाँ। फिर मैंने कहा था यहाँ एक माही नदी और मैदान बनाती है जिसको हम कहते हैं छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान दक्षिणी राजस्थान में स्थित है। प्रतापगढ़ के साथ एक जिला कौन सा लिया था कल, बांसवाड़ा। प्रतापगढ़ के साथ कौन सा, बांसवाड़ा। ये हमने यहाँ पे क्लियर किया था। फिर मैंने आपको थोड़ा वागड़ का इतिहास बताया था। तो मैं सीधा क्वेश्चन करता हूँ, आप उत्तर बताएं। वागड़ राज्य का संस्थापक कौन, डूंगर बांसवाड़ा राज्य का संस्थापक, बांसवाड़ा राज्य का संस्थापक जगमाल, और डूंगरपुर का पृथ्वी सिंह। ठीक है, सामान्य से आपने इतना ध्यान दे लिया, काफी है। फिर हम यहाँ से सीधा आ गए थे मेवाड़ में। तो मेवाड़ में आपको पता है, थोड़ा सा आपको मेवाड़ का सिर्फ इतिहास ध्यान में रखना है, क्षेत्र ध्यान में रखने की इतनी आवश्यकता नहीं है, सबको पता है ये। तो इतिहास में ध्यान रखें, मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना करने वाला कौन था, गुहिलादित्य। कौन था, गुहिलादित्य। एक तो आप साथ में बोला करो, कौन था, गुहिलादित्य, थोड़ा अच्छा लगता है। फिर आगे देखिए दूसरा, फिर मेवाड़ राज्य का उद्धारक राणा हमीर, राणा हमीर। और फिर एक आखिरी तीसरा क्वेश्चन और याद कर लो, मेवाड़ राज्य का क्या बता दी, वास्तविक, उल्टा हो गया। मेवाड़ राज्य का, वापस देखना, मेवाड़ राज्य का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल। बप्पा रावल। वेदनाथ प्रशस्ति के अनुसार बप्पा रावल को हारित ऋषि की कृपा से राज्य की प्राप्ति हुई थी। बताओ वेदनाथ प्रशस्ति कहाँ है, कोई और चीज है क्या, नटनी का चबूतरा, पिछोला झील। ठीक है, थोड़ा ये दो चीजें ध्यान रख लें। वेदनाथ प्रशस्ति पूछी जा सकती है, मेवाड़ का इतिहास है उसके अंदर। फिर मैंने कहा था मेवाड़ राज्य का उद्धारक, उद्धारक में दो नाम लोग गया। उद्धारक में कितने नाम, दो नाम, एक तो राणा हमीर और एक बामा शाह। राणा हमीर का एक नाम और बताया था, विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन, ये मेवाड़ का इतना सा हमें सामान्य नॉलेज हो गया। मेवाड़ के बाद हम कहाँ गए थे, इतना ही पढ़ाया था क्या, हाँ हाड़ौती वाला, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। पहले प्राचीन समय में हाड़ौती को है कहा जाता था भाई, क्या कहते थे, हाड़ौती। सबके ध्यान में, हमें थोड़ा है एक्स्ट्रा देखना है। हाड़ौती, हाड़ा कौन से राजपूत, चौहान राजपूत। हाड़ा कौन से, चौहान राजपूतों के द्वारा शासित होने के कारण इस क्षेत्र को कहा गया हाड़ौती। थोड़ा इतिहास बताओ। हाड़ौती राज्य का संस्थापक देवा हाड़ा, देवी सिंह हाड़ा। फिर शाहजहां ने बूंदी से कोटा को अलग किया, तो कोटा राज्य का संस्थापक किसको बनाया था, माधो सिंह। कोटा राज्य का संस्थापक, अच्छा, मुगलों के द्वारा निर्मित रियासत कोटा, मुगलों के द्वारा निर्मित रियासत कोटा हो गया था। फिर हमने पढ़ा था कि अंग्रेजों ने 1838 में एक संधि के तहत झालावाड़ को एक नई रियासत बनाई, और पहला शासक किसको बनाया, झाला मदन सिंह। तो मेवाड़ आपके झालावाड़ राज्य का संस्थापक कौन हो जाएगा, झाला मदन सिंह। ये तो हमने पढ़ा था इतिहास। फिर मैंने कहा था ये क्षेत्र जो है ये मालवा के आसपास, मालवा एमपी वाला, वनों से हरा भरा क्षेत्र। तो ये मालवा वाला क्षेत्र भी, कोटा बूंदी वाला ये है ना, ये झालावाड़, बारा, कोटा वाला ये एरिया क्या कहलाता है, मालवा। इतना याद रखना। भाषा कौन सी होगी, मालवी। भाषा कौन सी होगी, मालवी। फिर हमने कहा था कि भाई दो चीजें पढ़ ली, इसको पठार भी कहते हैं, इसको हाड़ौती का पठार कहते हैं, इसको मालवा का पठार कहते हैं, इसको लावा का पठार कहते हैं। तो लावा ज्वालामुखी से निकला, ठंडा हुआ, कलर कैसा हो गया, काले को अंग्रेजी में क्या कर दो, वर्टिसोल। वर्टिसोल, वैसे उसकी और व्याख्या होती है, दो चार और नाम दे देते हैं, लेकिन वर्टिसोल जो पाई जाएगी वो आपके झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी। ये परीक्षा में पूछा गया था अभी हाल ही के एग्जाम में, तो वर्टिसोल वाला थोड़ा ध्यान रखना। ये उधर वाले चले जाओ रेगिस्तान में, यहाँ कौन सी है, एंटीसोल। कौन सी है यहाँ पे, एंटीसोल। और इसी को दो भागों में बांट देते हैं, तो एक हो जाती है एरिडोसोल। इधर वाली जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एरिडोसोल। तो तीन अंग्रेजी मिट्टियों के ध्यान आप नाम देख लेना। फिर मैंने बताया था कि मध्यम जो ये काली मिट्टी है जिसको आप वर्टिसोल कहते हो, ये दो फसलों के लिए लाभकारी है। एक तो सोयाबीन और दूसरा बोलो मसाला। तो आपको परीक्षा में दोनों का ही पूछ लेना कि भाई सोयाबीन प्रदेश कौन सा है या मसाला प्रदेश कौन सा है, तो दोनों का ही उत्तर आपको देना है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, दक्षिणी पूर्वी
राजस्थान। ठीक है, एक जिला पूछे सोयाबीन का तो झालावाड़, मसालों का एक पूछे तो मसालों को अंग्रेजी में तो स्पाइस पार्क का है। अच्छा, धनिया ज्यादा और लहसुन कोटा, लहसुन कहाँ है? कोटा। तो साथ साथ में लगभग अपने सारी चीजें यहाँ क्लियर होती चलेगी। चलिए यहां तक हो गया था, फिर क्या पढ़ा बताओ? आगे वाला देखो क्या पढ़ा था, इतना ही। चलिए आज आगे देखिए, इसी में आपको थोड़ा सा देख लेना, ये जो आपके पतंगाकार आपका ये जो राजस्थान है, यहां पर आपके अलवर, अलवर के इधर भरतपुर, यहां पर धौलपुर, और इसके धौलपुर की छोटी बहन क्या कौन थी रे? करौली। तो ये 4 जिले। देखिए प्राचीन समय में ये जो चारों के चारों जो जिले हैं वो आते थे मत्स्य जनपद के अंदर। किसके अंतर्गत? मत्स्य प्रदेश या मत्स्य जनपद के अंदर राजस्थान के जो जिले आते थे, आपको ऐसे अंग्रेजी में ABCD कहते हैं ना अपन, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये 4 जिले आते थे। और मत्स्य प्रदेश की जो राजधानी है वो एग्जाम में पूछी जाती है, वो है विराटनगर। कौन सी है? मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी है? विराटनगर, जिसको आप वर्तमान में कहते हो बेराट, जिसको आप वर्तमान में क्या कहते हो? बेराट। बेराट एक वर्तमान में सभ्यता स्थल है जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। बेराट जो सभ्यता स्थल है वो कहां पर है? आपके जयपुर में। फिर मैंने आपको मैं आपको बताता हूं अभी कि बेराट सभ्यता स्थल के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हमेशा ध्यान रखना वैसे ही बनेंगे। बेराट के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो किससे? आपको एग्जाम में पूछते हैं बीजक की डूंगरी, कौन सी डूंगरी? बीजक की डूंगरी। आपको पूछते हैं बीजक की डूंगरी, साथ में 3 नाम और दे देंगे, बीजक की डूंगरी, भीम की डूंगरी, गणेश की डूंगरी, 3 नाम दे देते हैं। लेकिन अपन को एक पकड़ना है, हमने वैसे पकड़ लिया बीजक, वैसे बेराट और वैसे क्या हो गया? बीजक। तो बीजक की डूंगरी का संबंध किससे है? बेराट सभ्यता स्थल से। अब देखो नदी का नाम भी वैसे है, नदी का नाम भी क्या है? वैसे, जिसका नाम हो गया बाणगंगा। कहते हैं बाण से अर्जुन ने निकाली थी, इसलिए इसका नाम हो गया अर्जुन की गंगा। इसको क्या कहते हैं? अर्जुन की गंगा के नाम से जाना जाता है। रुडित नदी भी कहते हैं, भी पिछले एग्जाम में पूछा गया था रुडित नदी कौन सी है, तो रुडित नदी कौन सी है? ये भी आपके बाणगंगा ही होगी। 3 नाम देख लेना इसके। तो वैसे बाणगंगा, वैसे बीजक। अब देखो यहाँ पे जो पाए गए हैं वो बै वाले ही पाए गए हैं, बौद्ध मठ। यहाँ क्या पाए गए भाई? मोस्ट क्वेश्चन है, बौद्ध मठ कहाँ पाए गए हैं? आपके बेराट में। बौद्ध मठ बेराट। और हमेशा ध्यान रखिए बौद्ध पहनते क्या है? सूती वस्त्र पहनते हैं भाई। बौद्ध पहनते क्या है? तो राजस्थान में सूती वस्त्र के जो प्रमाण मिले हैं वो कहाँ पे मिले हैं? बेराट में। वो भी कहाँ मिले हैं? आपके। अब देखिए यहाँ एक अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम भी देखो वैसे ही है, उसका नाम था बर्ट। ये भी वैसे है ना, बर्ट। इस बर्ट को मिला था, ये भी वैसे ही आएगा, ब्राह्मू, वो बै आएगा, देख लो, ब्राह्मू शिलालेख। इसको मिला था अशोक का ब्राह्मू शिलालेख। अशोक पूरा नाम बोलो, अशोक मौर्य। अशोक कौन था? इसका मतलब ये सारा का सारा जो क्षेत्र है ये कौन सा कालीन हो गया? मौर्य कालीन। अशोक मौर्य था, और मौर्य का यहाँ पे प्रमाण मिला है, तो हम ये कह सकते हैं कि मौर्य कालीन जो सभ्यता स्थल है वो कौन सा है? बेराट। मौर्य कालीन सभ्यता स्थल कौन सा? बेराट। अंग्रेज अधिकारी बर्ट को मिला था, अंग्रेज अधिकारी बर्ट को मिला था। अब पाछो भाई आएगी उल्लू बनर्जी। अठे एक आदमी आयो जिसको नाम हो बनर्जी। क्या नाम हो? बनर्जी। पूरा नाम नीचे लिख लिया, नील रत्न। पूरा नाम क्या था? नील रत्न बनर्जी। ये नील रत्न बनर्जी, बनर्जी वैसे ममता बनर्जी, पश्चिमी बंगाल, कलकत्ता, ये भी वहीं का था। तो ये जाते हुए ये ब्राह्मू का जो शिलालेख है वो अपने साथ ही ले गया। तो वर्तमान में ब्राह्मू का जो शिलालेख है वो कलकत्ता संग्रहालय में। तो वापिस ध्यान रखना, मत्स्य प्रदेश के अंतर्गत जो क्षेत्र आता है वो आता है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। मत्स्य प्रदेश की राजधानी का नाम था विराटनगर, जिसको आप क्या कहते हो वर्तमान में? बेराट, जो कहाँ पर है? और बेराट सभ्यता जो भी क्वेश्चन देखो, हम इतिहास में पढ़ेंगे बेराट सभ्यता को विस्तार से, लेकिन आप खुद ये सोच लो एक चीज का कि कुछ कॉमन पॉइंट जो है जो हमें यही याद हो रहे हैं तो यही कर लो। जैसे बेराट के सारे क्वेश्चन वैसे बन रहे हैं, बताओ कौन सी डूंगरी? कौन सी नदी? कौन सी नदी? बाण गंगा। और आपके यहाँ क्या मिले हैं? बौद्ध मठ। बौद्ध मठ ये भी वैसे है। देखो बौद्धों के जो मंदिर होते थे ना वो गोल आकृति में बनाते थे, वो चारों तरफ ऐसे गोल तरीके से बनाते थे, तो इन मंदिरों को कहते हैं गोल मंदिर। इनको क्या कहते हैं? अच्छा, बौद्ध क्या पहनते थे? तो सूती वस्त्र के प्रमाण राजस्थान में कहाँ मिले हैं? एक अंग्रेज अधिकारी का नाम बताओ। बैट। बैट को क्या मिला? अशोक मौर्य का ब्राह्मू शिलालेख। अशोक कौन?
मौर्य। तो ये कौन सा कालीन हो गया? मौर्य कालीन सभ्यता स्थल हो गया। फिर एक आया था बनर्जी, और वो आपके ब्राह्मू शिलालेख ले गया कलकत्ता। ये देखिए, इसमें आपको खुद ने देखा होगा कि अर्जुन की गंगा कहते हैं इसको, बाण गंगा को, मतलब पांडव अज्ञातवास के दौरान यहाँ पे रहे थे, है ना, पांडव रहे थे। आपने पांडव महाभारत अगर देखी है ना, तो उसमें भीष्म पितामह एक शब्द का बार बार उल्लेख करता है, आर्य। क्या करता है? कि है आर्य। अब राजस्थान में आर्य लोगों की उपस्थिति के प्रमाण अगर मिले हैं तो ध्यान रख लेना, वो भी कौन सी सभ्यता हो गई? बेराट। आर्य लोगों की उपस्थिति के प्रमाण कहाँ मिले हैं? बेराट। मतलब यहाँ पे आपके पांडु रुके थे। पूरी व्याख्या आगे देखी जाएगी। ये आपके एक क्षेत्र और हो गया, वो हो गया आपके कौन सा? मत्स्य जनपद। मोटी मोटी बात, मत्स्य जनपद की राजधानी बताओ? विराट नगर, जिसको आप क्या कहते हैं वर्तमान में? बेराट। बेराट सभ्यता लगभग क्लियर है यहाँ तक। इसमें लगभग क्वेश्चन हम यहाँ से क्लियर कर देते हैं, फिर डीपली आप और आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। अब आगे की जगह देखिए, आगे की जगह जो है वो है आपके जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश। तो मुख्य रूप से ध्यान रखें आपके कि जो बीकानेर के आसपास का जो क्षेत्र था ना, कहाँ का? बीकानेर के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता था जांगल प्रदेश। जंगल शब्द से धीरे धीरे जांगल हो गया, तो हम ध्यान रखें जंगल से बन गया जांगल। तो जांगल प्रदेश मुख्य रूप से बीकानेर, उसके आसपास का जो एरिया था वो प्राचीन समय में क्या कहलाता था? जांगल प्रदेश। इस जांगल प्रदेश की राजधानी का नाम था अहि छत्रपुर। अहि छत्रपुर। अहि यानी सांप, जिसको हम कहते हैं नाग। अहि यानी क्या होता है? नाग। छत्र का मतलब उसके छत्र में स्थित, पुर का मतलब नगर। ऐसा क्षेत्र जो नागवंशीय राजाओं के अधीन रहा वो है अपना नागौर। वो है अपना नागौर। आप देखिए, नागौर को पहले क्या कहा जाता था? अहि छत्रपुर। अहि छत्रपुर आपके संस्कृत का शब्द है, इसकी हिंदी बना दोगे तो नागौर ही बनेगा। आज भी आपके देखो, नागौर में से ये इतनी मात्रा हटा दो, आज भी हमारे नाम के साथ नाग जुड़ा हुआ है। आज भी हमारे नाम के साथ क्या जुड़ा हुआ है? नाग। तो ये अहि छत्रपुर क्या कहलाता था? नागौर। जांगल प्रदेश, बीकानेर और उसके आसपास का एरिया। क्लियर? राजधानी बताओ? अहि छत्रपुर, जिसको वर्तमान में आप क्या कहते हो? नागौर। अब थोड़ा इसका ऐतिहासिक देख लेते हैं। एक एग्जाम में अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन कि जांगलधर बादशाह की उपाधि, जांगलधर बादशाह की उपाधि किस रियासत के शासक अपने नाम के साथ यूज करते थे? जय जांगलधर बादशाह, ऐसे पूरा लिख दे तो जय जांगलधर बादशाह। तो अब पहले तो आपको रियासत देखनी है। देखिए, जय जांगलधर बादशाह की उपाधि बीकानेर के शासक अपने नाम के साथ यूज करते थे। कौन करते थे? तो आपको पहले तो पूछ ले किस रियासत के, तो बीकानेर के। अब शासक पूछ ले, तो पहला शासक था करण सिंह। पहला शासक क्या था? करण सिंह आपके बीकानेर का पहला ऐसा शासक था जिसको जांगलधर बादशाह की उपाधि। अब देखिए, ख्वातों में अलग अलग इसके बारे में व्याख्या की गई है। मैं मोटी मोटी एक बार का इतना ही बता देता हूं, है ना, कि करण सिंह को ये जांगलधर बादशाह की उपाधि दी थी राजपुताना के सभी राजाओं ने मिलकर। राजपुताना के सभी राजाओं, ये इतिहास में आप इसको विस्तार से पढ़ लेना। औरंगजेब ले गया था एक बार, ऐसा कहा जाता है, अपना पहले भारत जो शुद्ध भूमि मानी जाती थी अटक से लेकर कटक तक। कटक कहाँ है? उड़ीसा, है ना। कटक कहाँ? उड़ीसा। और अटक जो है वो पाकिस्तान में है। अटक वो कहाँ है? पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो आपके पंजाब प्रांत है वो एरिया, वहाँ से लेकर अपने नीचे उड़ीसा तक का जो एरिया है वो अटक से लेकर कटक तक। तो कहते हैं कि इस एरिया से अगर बाहर कोई व्यक्ति चला जाता था ना, रहने वाला बीच में, तो कहते थे वो अशुद्ध हो गया। वो क्या हो जाता था? अशुद्ध मान लेते थे, और हिंदू धर्म के जो मानने वाले होते थे वो उसके पास ही नहीं जाते थे। औरंगजेब ये चाहता था कि भाई राजपूताना के सभी राजा जो हैं, अगर ये राजा मुसलमान बन गए तो नो डाउट जनता अपने आप ही क्या बन जाएगी? मुसलमान। तो वो फिर क्या कहता है, इन सब राजाओं को बुलाता है और कहता है कि ईरान पे आक्रमण करना है भाई। कहाँ पे? ईरान की तरफ आक्रमण करने के लिए चले जाते हैं। ठीक है, बीच में आ गया वो एरिया जिसको आप क्या कहते हो? अटक। क्या कहते हो? अटक। अब यहाँ जाने के बाद यहाँ के राजपूत राजाओं का ऐसा अनुभव हुआ कि भाई ये कुछ ना कुछ चाल है, क्योंकि अटक से आगे जाते ही तो हमारे लोग अपने आप ही हमको अलग कर देंगे, और अपने आप अलग करेंगे फिर जाएंगे कहाँ? तो अपने आप मुस्लिम बनना पड़ेगा। तो फिर राजाओं ने कहा करें क्या? तो राजाओं ने कोई बहाना सोचा कि क्यों ना हम इधर ही रुक जाएं, इनको भेज दें औरंगजेब को आगे। और उसी समय आपके जयपुर के महाराजा जय सिंह, कौन? जय सिंह सेकंड। जय सिंह सेकंड, उनकी माता का देहांत हो गया था। वो समाचार वहाँ पहुँच गए, तो राजाओं ने कहा 12 दिन तो शोक करेंगे यहाँ बैठ के, हम आगे एक बार के नहीं जाएंगे। तो औरंगजेब वगैरह वापस निकल गए आगे, वापस नावें भेज दी इस तरफ। वो पानी नदी बहती थी तो नावें इस तरफ भेज दी।
अब नावें इस तरफ भेजने के बाद सभी राजपूत राजा ने किसके पास गए? करण सिंह जी के पास। और करण सिंह जी को कहा कि भाई देखो सीधी सी बात है, अगर हम यहाँ से वापस जाते हैं और ये नावें रह जाती है ना, तो ये मुगल सैनिक हमारा पीछा करके पकड़ लेंगे, तो क्यों ना इन नावों को तोड़ दिया जाए। तो नावें तोड़ देंगे तो मुगल सेना हमारा पीछा नहीं करेगी। तो फिर आपके करण सिंह के नेतृत्व में उन सभी नावों को तोड़ दिया गया और वहां पर फिर उन राजाओं ने, इन राजपूताना के राजाओं ने मिलकर उसको क्या उपाधि दी थी? जांगलधर बादशाह की उपाधि दी थी। जब इस बात का पता औरंगजेब को चला, ये वापस आ गए लौट के, तो औरंगजेब को चला, औरंगजेब आया, फिर कहते हैं बीकानेर आया था, करण सिंह जी से मिला, राजपूताना के राजा सारे इकट्ठा हो गए, भाई आपकी तो ये चाल थी, हमें धर्म परिवर्तित कराना चाहते थे। औरंगजेब ने माफी वाफी मांगी और फिर औरंगजेब ने कहा चलो आज से करण सिंह जी क्या बन गए? बादशाह। मतलब इनको ये उपाधि दे दी थी। तो वहां पे आप थोड़ा ध्यान रखना, औरंगजेब के द्वारा। अगर शासक पूछ ले तो औरंगजेब। और वैसे ये ख्वातों में लिखा हुआ है कि राजपूताना के सभी राजाओं ने मिलकर आपके करण सिंह को जांगलधर बादशाह की उपाधि दी थी। आप थोड़ा सा इधर और देख लेना। और अगर शासक पूछ ले तो आपको शासक कौन करना है? औरंगजेब। औरंगजेब के द्वारा दी गई थी जांगलधर बादशाह की उपाधि। तो एक बार वापस रिवीजन, जांगल प्रदेश, बीकानेर के आसपास का क्षेत्र, राजधानी अहिछत्रपुर, जांगलधर बादशाह की उपाधि कौन से शासक? बीकानेर के शासक। कौन से शासक? पहला शासक जिसको ये उपाधि दी गई थी राजपूताना के सभी राजाओं के द्वारा। अगर ऑप्शन में ये नहीं आता है तो हम क्या करेंगे? औरंगजेब। ये आप देख लेना, उसमें औरंगजेब के द्वारा। चलिए जांगल प्रदेश खत्म, आगे देखें। अब एक बार क्या देख लो, तो मोटा मोटा है 5-4 और है, फिर खत्म हो जाएगा ये टॉपिक। अब देखो जांगलधर के बाद क्या आता है? सपाद लक्ष्य। सपाद लक्ष्य वैसे संस्कृत में अगर आपने 10वीं में पढ़ा होगा, सपाद का मतलब सवा होता है भाई। सपाद का मतलब क्या होता है? आप संस्कृत 10वीं में पढ़ा हुआ, सपाद एक वादनम, सवा एक, है ना। सपाद यूज करते हैं सवा के अर्थ में। हम आज भी टाइम बजाते हैं तो अपन कहते हैं सवा, और ये शब्द भी सवा से बना है। सवा लक्ष्य का मतलब लाख। ये जांगल और उसके आसपास के 1.25 लाख गांवों के समूह को, अकॉर्डिंग गाइड आप अगर पढ़ते हो तो जांगल के आसपास, हमें सिर्फ इतना याद रखना है, सांबर और उसके आसपास के, सांबर खुद और उसके आसपास के 1.25 लाख गांवों के समूह को क्या कहा जाता था? सपाद लक्ष्य। कहानी इतनी है। अब ध्यान से सुने। अब आपको थोड़ा सा इसमें डीपली जाना है। आपसे पूछ ले सपाद लक्ष्य नरपति। सपाद लक्ष्य नरपति कहलाए राठौड़, चौहान, सिसोदिया, और एक आपको और ऑप्शन दे दे, कौन कहलाएंगे? तो सांबर और उसके आसपास का एरिया जो है, तो उस पे तो हमेशा चौहानों का राज्य रहा था, तो हमें यह याद रखना है चौहानों को क्या कहा जाता है? सपाद लक्ष्य नरपति। अब थोड़ा सा इस एरिया के बारे में देख लें। एक शिलालेख है बिजोलिया शिलालेख। शिलालेख का नाम क्या है? बिजोलिया शिलालेख। है कहाँ बिजोलिया? वैसे किसान आंदोलन भी तो होते हैं ना यहाँ पे, भीलवाड़ा वाला एरिया। तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, ये बिजोलिया शिलालेख ये कहता है कि बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सपाद लक्ष्य क्षेत्र में चौहान वंश की स्थापना वासुदेव चौहान के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? वासुदेव चौहान। किसके द्वारा की गई थी? तो हम ये कह सकते हैं कि चौहानों का पहला पुरुष वासुदेव चौहान का था। जो पहला होता है उसको आप क्या कहते हो? आदि पुरुष। तो चौहानों का आदि पुरुष कौन सा था? इसी बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इस सांबर झील का निर्माण भी जो करवाने वाला था वो वासुदेव कौन था? चौहान। वासुदेव चौहान ने ही सपाद लक्ष्य में चौहान राज्य की स्थापना की, और चौहान राज्य की स्थापना के साथ ही उसने क्या किया? सांबर झील का निर्माण भी करवाया। बताओ सांबर झील में गिरने वाली नदियां? मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला। वापिस बोलो कौन सी? मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला। ये थोड़ा याद है आपको? वेरी गुड। तो सांबर झील में आपने पढ़ा होगा वहां पे कि मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला। उसमें ज्यादातर एग्जाम में ये मेंथा वाला तो रिकॉर्ड तोड़ आता है। मेंथा नदी कहाँ गिरती है? सांबर झील में। वापस बोलो कौन सी? मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला। ये जो नदियां हैं ये कहाँ गिरती है? आपके सांबर झील। और इस सांबर झील का निर्माण किसने कराया था? वासुदेव चौहान ने। इतना क्लियर? फिर वापस ध्यान रख लेना थोड़ा बिजोलिया शिलालेख का एक पॉइंट और ध्यान रखना। बिजोलिया शिलालेख एकमात्र ऐसा शिलालेख है जो चौहानों को, या हम कह सकते हैं चौहान राजपूत थे तो राजपूतों को वंश गोत्रीय ब्राह्मण, वंश गोत्रीय क्या बताता है? ये ब्राह्मण। और मुख्य रूप से आपको पता है सूचना किसकी दे रहा है? ये चौहानों की सूचना, चौहानों की। तो सांबर के आसपास के 1.25 लाख गांवों के समूह को सपाद लक्ष्य कहते थे। सपाद लक्ष्य में चौहान राज्य की स्थापना वासुदेव चौहान के द्वारा हमें कैसे पता चली? बिजोलिया शिलालेख से।
है ना। और बिजोलिया शिलालेख ने और बताया कि इसने कौन सी झील बनाई थी, सांबर झील। कौन सी झील बनाई थी, सांबर झील। तो सांबर झील का निर्माता भी आपके वासुदेव चौहान, और चौहानों का आदि पुरुष भी वासुदेव चौहान। और ये सपाद लक्ष्य नरपति भी कौन थे, वासुदेव, ये आपके चौहान। ये कौन थे, आपके चौहान। इतना क्लियर। तो ये सपाद लक्ष्य वाला एरिया यहाँ यहीं तक है। शाकंभरी का यहाँ मंदिर बनाया था, तो वो थोड़ा देख लेना। शाकंभरी माता का इसने यहाँ पे क्या बनाया था, मंदिर भी बनाया था। शाकंभरी, सांबर से शाकंभरी माता का मंदिर भी यहीं पर है। एक और होगा वो तीर्थों की नानी देवयानी। देवयानी तीर्थ भी यहीं पर। तीर्थों की नानी कौन सा है, देवयानी तीर्थ। वो भी आपके सांबर झील के किनारे है। देखिए मोटे मोटे तो सारे हो गए। अब आप बताएं, देखो एक अपने मारवाड़ रह गया मोटे में। मोटे एरिया में कौन सा, मारवाड़ मुख्य रूप से, बस सीधी सी बात है, मारवाड़ मुख्य रूप से कौन सा है, जोधपुर। इतना क्लियर है। शुद्ध रूप से जो मारवाड़ी बोली जाती है वो जोधपुर में। तो इससे तो कोई क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है, तो हम 2 क्वेश्चन याद एक्स्ट्रा कर लेते हैं। यहाँ पे राठौड़ों का राज्य था। किसका था, राठौड़। तो आपके पहला क्वेश्चन देखो, रीट लेवल फर्स्ट में आया था। ये रीट लेवल फर्स्ट, उसमें क्वेश्चन था कि मारवाड़ में राठौड़ वंश का संस्थापक, मारवाड़ में राठौड़ वंश का संस्थापक, पहला ही ऑप्शन राव जोधा। पहला ही ऑप्शन क्या था, और आखिरी चौथे ऑप्शन मिला था राव सिंहा। राव सिंहा जल्दबाजी में कर गए, जल्दबाजी में कर गए क्या, राव जोधा। जोधा नहीं करना, क्या करना रे, राव सिंहा। आपके मारवाड़ में राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था, राव सिंहा। इसमें एक चीज और देखना, यहाँ एक शासक और हुए थे, इसका भी थोड़ा सा देख लेना। चूड़ा, ये राव लगाते थे, तो कौन था, राव चूड़ा। इसने मंडोर को राजधानी बनाया था। इसने किसको बनाया था, मंडोर को। सीधा सा परीक्षा में पूछ ले, मंडोर को राजधानी बनाने वाला कौन था, राव चूड़ा। इसको दहेज में मिला, वो जो है वो इतिहास में देखते रहे। अभी तो सिर्फ मोटा मोटा इतना याद रखना है कि आपसे पूछ ले कि मंडोर को राजधानी किसने बनाया था, तो राव सिंहा ने, राव अच्छा, राव चूड़ा ने। ठीक है भाई, इतना ही पढ़ेंगे इसके बारे में। और ये राव जोधा ने तो जोधपुर बसाया था। तो मारवाड़ की मोटी मोटी कहानी इतनी है। अब देखिए, ये रहा आपके मरुस्थलीय एरिया, ठीक है, ये अरावली तो हो ही गई। इधर आपके ये आ गया कौन सा एरिया रे, मेवाड़, और ये इधर आ गया आपके मारवाड़। तो एक पूछा जाता है कि जहां पर पहाड़ी मेवाड़, ये तो पहाड़ी है, और ये मरुस्थलीय मारवाड़, जिस जगह पे मिलते हैं उस क्षेत्र को कहते हैं मेरवाड़ा। ये परीक्षाओं में सबसे ज्यादा बार पूछे गए क्वेश्चनों में से है, उपनामों से, कि जहां पहाड़ी मेवाड़ और मरुस्थलीय मारवाड़ मिलते हैं उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, मेरवाड़ा। उसको क्या कहते हैं, और ये मेरवाड़ा आपने पढ़ाई होगा अजमेर। अजमेर का पूरा नाम है अजमेर मेरवाड़ा, एकीकरण में लिखा आता है अजमेर मेरवाड़ा। तो अजमेर वो क्षेत्र है जहां पहाड़ी मेवाड़ और मरुस्थलीय मारवाड़ ये दोनों आपस में मिलते हैं, उस क्षेत्र को कहते हैं क्या, मेरवाड़ा। अब देखिए एक क्षेत्र और है, एक क्षेत्र है देखो इधर वाला, ये जैसलमेर का एरिया। जैसलमेर को कहते हैं मांड। जैसलमेर को क्या कहते हैं, मांड। वल प्रदेश भी कहते हैं और दुंगल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आप मोटा मोटा एक देख लेना ना, मांड, वल और दुंगल। क्या नाम देते हैं, मांड, वल और दुंगल। ये मांड गाय की है, मांड क्या है, एक गाय की। अभी वो छोड़ रहे तो छोड़ो, चाल रहे छोटू कहाँ, छोटू खाने की तो प्यारो गाँव है, एक दांत को नहीं भी पर नजर मारिए जरूर भी। तो वो मांड गाय की गाते हैं। उधर वाले जो गायक होते हैं वो कौन सी गाय की, मांड गाय की। तो मांड गायकी के कारण आपके जैसलमेर का एरिया है जो क्या कहलाया, आपके मांड। ये अभी हाल ही में वीडियो में आया था कि मांड प्राचीन नाम था, तो आपको देखना है किसका होगा, आपके जैसलमेर का। लेकिन अगर परीक्षा में आ जाए मांड महाउत्सव, मांड महाउत्सव, तब आप यहां मत चले जाना जोधपुर। मांड महाउत्सव किस कहां पर है, अरे ये मारवाड़ महाउत्सव का ही नाम है। अब अगला एग्जामिनर को सबको पता है कि मारवाड़ नाम दिया, आपने ऑप्शन में जोधपुर दिया है, जो बच्चा नहीं पढ़ा है वो भी कर देगा। तो वो मांड नहीं देके आपको फंसाने के लिए क्या करेगा, ये सॉरी मारवाड़ नहीं देके आपको फंसाने के लिए दे देगा मांड महाउत्सव, पहला ही ऑप्शन दे देगा आपके जैसलमेर। तो मांड नाम जैसलमेर का था, लेकिन मांड महाउत्सव जो है ना वो कहां पर है, जोधपुर, है ना। आसोज में मनाया करे, सितंबर अक्टूबर के बीच में। आसोज का दावा है सितंबर अक्टूबर का, तो सितंबर अक्टूबर के बीच में ये मांड महाउत्सव जोधपुर में मनाया जाता है। मांड का दूसरा नाम क्या है,
मारवाड़ एग्जाम में देगा नहीं क्योंकि सब कर देंगे, तो थोड़ा वो फंसाने के लिए मांड महोत्सव आपको पूछ ले तो आपको उत्तर क्या करना है इसका, जोधपुर। तो ये मांड वाला एरिया हो गया जैसलमेर वाला। मांड, वल और दुंगल ये तीनों ही नाम किसके हैं, जैसलमेर के। मांड महोत्सव कहाँ का, जोधपुर। आसोज में आपने अंग्रेजी वाला महीना किसे आ जावे, सितंबर अक्टूबर। किसा महीना आ जावे, सितंबर अक्टूबर। तो उस समय ये आपके महोत्सव मनाया जाता है जिसको आप कहते हो मारवाड़ महोत्सव या मांड महोत्सव। अब देखिए ये रहा आपके कौन सा है रही, उत्तरी राजस्थान। देखो उत्तरी राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो आपके ये पंजाब, ये हरियाणा वाला एरिया आ जाता है। और पंजाब और हरियाणा वाले लोग अगर भारत में कहीं पे भी देख लो, सबसे हट्टे कट्टे मोटे ताजे शुद्ध देसी घी खाने वाले हैं तो वो हरियाणा और पंजाब के लोग हैं। और जो शारीरिक रूप से ऐसे लोग होते हैं उनको योद्धा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, योद्धा, प्राचीन समय में। और उससे एक क्षेत्र बना जो था योद्धे। क्या बना, योद्धेय। अब योद्धे क्षेत्र जो है ये योद्धा शब्द से बना है। योद्धा पंजाब और हरियाणा में, हमारे राजस्थान के जो 2 जिले उनसे सीमा बना रहे हैं वो दोनों ही जिले योद्धे कहलाएंगे। तो ये रहा गंगानगर और ये रहा आपके हनुमानगढ़। गंगानगर और हनुमानगढ़। आज भी देख लो गंगानगर और हनुमानगढ़ सबसे ज्यादा राजस्थान में अगर कहीं के पीटीआई है ना तो इस एरिया से हैं, खेल कूद में सब में। और आप खुद देखते हो हरियाणा वाले कुश्ती में, दंगल वंगल में सबसे आगे रहते हैं, शारीरिक रूप से हष्टपुष्ट है। प्राचीन समय में यहाँ ऐसे ऐसे लोग रहते थे तो इस क्षेत्र को नाम दे दिया योद्धे। क्या नाम दे दिया, और अपने यहाँ पे राजस्थान में योद्धे पूछ ले कौन सी दिशा में है, उत्तरी राजस्थान। कौन सी दिशा में, और कौन से जिले, गंगानगर और हनुमानगढ़। गंगानगर और हनुमानगढ़ को प्राचीन समय में क्या कहा जाता था, योद्धे कहा जाता था। क्या कहा जाता था, योद्धे। अब मोटे मोटे क्षेत्र और कौन से रह गए, इधर वाले हो ही गए। ये जयपुर वाला ढूंढाड़, चलो अच्छी बात है। ढूंढ नदी के आसपास का जो क्षेत्र था वो ढूंढाड़ कहलाया। सबको पता है ढूंढाड़ कहाँ पर है, जयपुर। ढूंढाड़ कहाँ, तो ऐसा तो कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं एग्जाम में, क्या बन सकता है। अब देखो गाइडों में पढ़ोगे जयपुर है दोसार, इसका उत्तरी भाग, इसका पूर्वी भाग, कोई मतलब नहीं है। कभी नहीं पूछेंगे एग्जाम में कि ढूंढाड़ क्षेत्र कौन सा है, लिख लो चाहे आज ही। आपसे पूछा क्या जाता है कि इस क्षेत्र में देखो बोली जाने वाली जो भाषा है उसका थोड़ा ध्यान रखोगे, वो भाषा कौन सी है, ढूंढाड़ी है ना। ढूंढाड़ी जो भाषा है वो इस क्षेत्र में बोली जाए। 6 लगा हुआ ला रहे के 6 मैं बताया था ना एक बार, हमारे भाभी जी जयपुर के हैं, भाभी जी जयपुर के, जो शेखावाटी वो ढूंढाड़ी भाषा बोलते हैं, 6 का प्रयोग करते हैं वो भाई साहब हमारे मारवाड़ी ठेठ। तो एक बार बैठे थे कहीं, जितने में सामने से ट्रेन गई तो भैया ने कहा रेल के डिब्बे हैं 12, भाभी जी ने कहा 6। अरे क्या नहीं 12 है, 6 का मतलब है, तो उन्होंने नहीं 6। 3-4 बार हो गए, भाई साहब को आया गुस्सा, भाई साहब ने 1 दी, जितने में मुंह से क्या निकला 12, जबकि मैं पहले की 12 कह दी थी तो 6 लगाया गया। कहीं लगाया पीछे 6। ये ढूंढाड़ी भाषा है, राजावाटी भाषा इसी का एक उपभाग मानी जाती है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, यहाँ के अब जितने भी संत होंगे उनका जो भी साहित्य होगा वो किस भाषा में होगा। और अपने राजस्थान के कबीर कौन थे, संत दादू दयाल। संत दादू दयाल, इनको राजस्थान का कबीर कहा जाता है। कबीर देखिए, कबीर किस लिए कहा जाता है, कबीर निर्गुण भक्ति मानते थे कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और उससे तो चाकी भली पीस खाए संसार। मतलब ये थे मूर्ति पूजा का विरोध किया था, और मूर्ति पूजा का विरोध जो करने वाले थे उनको कहते थे निर्गुण। राजस्थान में हमारे मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले संत दादू दयाल, इसीलिए संत दादू दयाल को कहा जाता है राजस्थान का कबीर। अब ये संत दादू दयाल थे ना, इनका मुख्य जो प्रमुख पीठ थी जिसको हम कहते हैं दादू पंथ। क्या कहते हो आप, ये दादू पंथ की प्रमुख पीठ थी नरेना। नरेना को आप क्या कह सकते हो, नारायणा, नारायणा या नरेना, दोनों में से एक नाम मिल जाता है। ये जयपुर में थी। अब एक बार सेकंड ग्रेड के एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था कि संत दादू दयाल का साहित्य किस भाषा में। अरे 1000 बार आपको बोल दिया, उसकी जगह चले जाओ, वो संत कहाँ का था। आप जाओगे कि यार ये तो जयपुर का था, तो जयपुर में कौन सी भाषा, ढूंढाड़ी। तो संत दादू दयाल जी का जो साहित्य था वो कौन सा था, ढूंढाड़ी भाषा में। इनके एक प्रमुख शिष्य हुए थे, बाई चांस परीक्षा में पूछ ले थोड़ा और, जिनका नाम था रजब। जिनका नाम क्या था, रजब जी इनके प्रमुख शिष्यों में थे, जोबनेर के थे वो। तो शादी में दूल्हा उल्हे के भेष में घोड़ी पे तिरंगा विरंगा लगाया हुआ शादी करने जा रहे थे। बीच में मिल गए दादू दयाल जी के, चलो भाई नरेना चल के दादू दयाल जी के दर्शन कर लेते हैं।
तो कौन थे वो? संत रजब। तो रजब जी फिर दादू दयाल जी के पास पहुंचे। दादू दयाल जी ने उनको दूल्हे के वेश में देखकर कहा कि रजब तूने गजब किया, सिर पे बांधा मोर। मोर बांधे कर ने रजब तूने कलंगी, रजब तूने गजब किया, सिर पे बांधा मोर, आया था हरि भजन को करे नरक की ठोर। कि तेरा जन्म तो हरि भजन के लिए हुआ है, तू कहाँ नरक में जा रहा है? छोरे आते बुरो मत माने जो है ना, लेकिन जिंदगी थोड़ी बहुत तो खराब हो ही जाए। तो ऐसा कह दिया था दादू दयाल जी ने। तो दादू दयाल जी ने जब ऐसा कहा तो उन्होंने कहा भाई ये लोग बारात वरात चली जाओ भाई, मैं तो यहीं बैठ गया। तो दूल्हे के वेश में बैठ गए। और ता उम्र जब नई ड्रेस सिलाई ना तो दूल्हे की सिलाई, तो ता उम्र दूल्हे के ड्रेस में रहने वाले संत थे संत रजब जी, संत रजब जी। तो आपसे पूछ ले संत रजब जी का साहित्य किस भाषा में? तो वो फेमस संत है वो भी, संत रजब जी, संत रजब जी। क्या विशेषता थी? जिंदगी भर किस में रहे थे? दूल्हे के वेश में। तो संत रजब जी का जो साहित्य होगा वो भी किस भाषा में होगा? ढूंढाड़ी। बस ढूंढाड़ इतना ही है। ढूंढाड़ में अब थोड़ा इसका इतिहास देख लेते हैं ढूंढाड़ का। देखिए ढूंढाड़ जो वंश, ढूंढाड़ जो राज्य था या ढूंढाड़ जो क्षेत्र था, इस ढूंढाड़ राज्य में जो वंश राज करने वाला था उसका नाम था कच्छवाहा। क्या नाम था? कच्छवाहा। इतना क्लियर है? यहां पे थोड़ा इसके बारे में बता देता हूं मैं, वंश के बारे में। कहते हैं कुश के वंशज थे। किसके? भगवान श्री राम के पुत्र थे ना, लव और कुश। तो कहते हैं कुश के वंशज होने के कारण ये कहलाए कच्छवाहा। कुश किसके? राम के, मतलब ये राम के वंश के थे। अभी हाल ही में आपके जो राम मंदिर विवाद चल रहा था ना, तो हाईकोर्ट ने कहा था कि भाई राम के वंशज आओ सामने। तब हमारे जयपुर राजघराने से यहाँ से डॉक्यूमेंट्स वगैरह गए थे कि लो साहब पूरी की पूरी पत्री पढ़ी है, पढ़ लो, हम भगवान श्री राम के पुत्र के वंशज हैं, कुश के वंशज हैं। कोर्ट में पहुंचा था ये मामला। अगर आप अखबार पढ़ते हो तो ध्यान में आ गया होगा कि जयपुर राजघराने ने ठोकी श्री राम के वंश होने की दावा। ऐसा आपको ध्यान रखना। तो श्री राम के वंशज थे कच्छवाहा। ठीक है, इन्हीं के राम के वंश में हुए थे ना। आप राम के क्या कहते हो? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर। तो ये रघुकुल तिलक कहलाए। आपको परीक्षा में कहते कि रघुकुल तिलक कहलाए, 4 जातियां दे दे तो रघुकुल तिलक कहलाएंगे कौन से? कच्छवाहा। राम के वंशज हम कह सकते हैं कुश के वंशज। परीक्षा में आ जाए रघुकुल तिलक कौन कहलाते हैं? तो कौन कहलाते हैं? कच्छवाहा। अब भगवान श्री राम का वंश कौन सा था? रघुकुल। अरे रघु का जो परिवार था वो रघुकुल था, वंश नहीं था, है ना। इवाक्षु किसका वंश? भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम का जो वंश था उस वंश का नाम बताओ क्या है? इक्ष्वाकु वंश। तो आपको पूछ ले इक्ष्वाकु वंश की शाखा राजस्थान में कहां थी? ढूंढते रह जाएंगे लोग, गाइड वाइड में सब जगह ढूंढते रह जाएंगे, मिलेगा नहीं। आपको ध्यान रखना है भगवान, अरे रघु तो उनके वंश में हुए थे, अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, इसलिए अपनी रघुकुल रीत चली सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं। लेकिन इनका वास्तविक वंश का नाम क्या था? इक्ष्वाकु वंश। तो आपको पूछ रहे इक्ष्वाकु वंश का जो राज्य था वो राजस्थान में कहाँ था? तो आपको जयपुर करना पड़ेगा या करना पड़ेगा ढूंढाड़। इतनी बातें क्लियर? कुश के वंशज रघुकुल तिलक कहलाए, वंश कौन सा हुआ? इक्ष्वाकु वंश। अब थोड़ा इसका देखो। ढूंढाड़ में कच्छवाहा वंश की स्थापना करने वाला था दुल्हे राय। कौन था आपके? दुल्हे राय। इतना याद रखो। कौन था? दुल्हे राय। ठीक है, कच्छवाहा वंश की स्थापना करने वाला था आपके दुल्हे राय। तो हम ये कह सकते हैं दुल्हे राय को कि कच्छवाहों का आदि पुरुष कौन हुआ? दुल्हे राय। कौन हुआ? दुल्हे राय। अब आप देखो आगे, देखो जो परीक्षा में कई बार क्वेश्चन आ जाती है। मैं 2 एक क्वेश्चन दे दूं, एक दौसा दे दूं, एक जमुआ और रामगढ़ दे दूं, एक आमेर दे दूं और एक दे दूं जयपुर। और मैं आपसे पूछूं कि बताइए दुल्हे राय ने सर्वप्रथम राजधानी किसको बनाया? दौसा। हमेशा याद रखें, पहली जयपुर की राजधानी कौन सी थी? दौसा। फिर दौसा से वो कहाँ गया? जमुआ रामगढ़। और जमुआ रामगढ़ जाकर जमुआई माता का मंदिर बनाया और फिर उसको क्या बना दिया? राजधानी। तो 2 राजधानियां तो दुल्हे राय बना गया था। आमेर को किसने बनाया था? कोकिल देव। आमेर को राजधानी बनाने वाला कौन था? कोकिल देव। और जयपुर वाला तो सबको पता ही होगा, सवाई जय सिंह सेकंड। तो ये 4 राजधानियों का क्रम है। पहली दौसा थी, दूसरी जमुआ रामगढ़, तीसरी आमेर और चौथी जयपुर। ये 4 राजधानियों का देख लेना भाई। आमेर किसने बनाई थी? कोकिल देव ने। ठीक है, तो ये ढूंढाड़ भी आपके पूरा हो गया।
ढूंढाड़ के बाद बोलो, देखिए कौन से मोटे मोटे कोई बचा है क्या? देखो शेखावाटी वाला क्षेत्र देख लो, कौन सा? राव शेखा के द्वारा स्थापित क्षेत्र है शेखावाटी। ये हो गया उत्तर, ये हो गया पूर्व, 3 जिले। देखो आपके शेखावाटी का पहला जो है वो है आपके कौन सा? झुंझुनू। झुंझुनू के बाद आपके चूरू, और चूरू के बाद आपके सीकर। ये जो क्षेत्र है ये क्या कहलाया आपके? शेखावाटी। कोई क्वेश्चन इससे बनता नहीं है, लेकिन शेखावाटी का एक उपभाग है, उससे क्वेश्चन बन जाता है। वो उपभाग कहलाता है तोरावाटी। कौन सा? तोरावाटी। आपसे पूछे तोरावाटी क्षेत्र कहां पर स्थित है, तो ध्यान रखना ना, तोरावाटी क्षेत्र है नीम का थाना। नीम का थाना, नीम का थाना कहाँ है? सीकर। देखिए यहाँ पर एक नदी बहती है जिस नदी का नाम है कांतली नदी, और कांतली नदी के बहाव क्षेत्र को कहते हैं तोरावाटी। मुख्य रूप से नीम का थाना वाला एरिया वो क्या कहलाता है? तोरावाटी। यहाँ की भाषा बोलो, तोरावाटी। शेखावाटी की उपभाषा हो गई तोरावाटी। तोरावाटी भाषा कहाँ बोली जाती है? नीम का थाना, सीकर। अगर 2 जिले दे दे तो सीकर, झुंझुनू, 2 जगह बहती है ये नदी, सीकर और झुंझुनू। ध्यान रखें, परीक्षा में शेखावाटी मोस्ट नहीं है, आपको याद रखना है तोरावाटी। कांतली नदी के बहाव क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है। ऐसा अच्छा ये बताओ, आपको परीक्षा में पूछ ले तोरावाटी क्षेत्र में विकसित सभ्यता स्थल, तो यहाँ जो सभ्यता विकसित हुई वही तो होगा ना। अगर हमारे ध्यान में तोरावाटी क्लियर है तो हम आगे जा सकते हैं। तो तोरावाटी क्षेत्र में विकसित सभ्यता स्थल का नाम है गणेश्वर सभ्यता, जिसको कहते हैं ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की क्या कहते हैं उसको? इसका मतलब राजस्थान की प्राचीनतम ताम्रयुगीन सभ्यता कौन सी हो गई? अच्छा, ताम्रवती नगरी, आहड़। ताम्रवती नगरी, तांबे के सबसे ज्यादा औजार, तांबा गलाने की बटिया, तांबे से बने तीर, कमान, बर्छी, कुछ भी दे दे, सबसे ज्यादा पाए जाएंगे आहड़। आहड़ को क्या कहते हैं? ताम्रवती नगरी। ये सबसे ज्यादा बात परीक्षा में जाते हैं, तो ये तो अपने जैसे ही नाम आए ना ये क्लियर होना चाहिए, इसमें तो ऑप्शन मांगने की आवश्यकता भी नहीं है। और कुछ रहा है क्या आपके ध्यान में? बोलो। हाँ, ये देख लेना, पहले ले लो श्रीपंत। श्रीपंत कहते हैं बयाना को, बयाना इन भरतपुर। श्रीपंत किसको कहते हैं भाई? बयाना को, बयाना इन भरतपुर। अब आपको ये चीज याद रहे या नहीं रहे वो इतनी जरूरी नहीं है। बयाना का 2 क्वेश्चन याद करना है। कितना? नील की खेती के लिए, नील की खेती के लिए कौन सा? पहले बयाना, भरतपुर। बयाना, भरतपुर। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि प्राचीन समय में नील की खेती राजस्थान में कहाँ की जाती थी? बयाना में की जाती थी। तो नील की खेती के लिए फेमस कौन सा है? अब नील से ही एक शब्द और ले लो, नील सेवाल। नील सेवाल के लिए प्रसिद्ध झील, तो ये भी नील नाम आते ही कहाँ जाना है? भरतपुर में। भरतपुर की एक झील है मोती सागर। कौन सी है? मोती सागर झील। कहाँ पर है? भरतपुर। जो किसके लिए फेमस है? नील सेवाल। किसके लिए? तो नील नाम आते ही कहाँ जाओगे? भरतपुर। बताइए, पहला नील की खेती कहाँ की जाती थी? बयाना, भरतपुर। और नील सेवाल के लिए प्रसिद्ध झील कौन सी होगी? मोती सागर झील। जो कहाँ है? भरतपुर। तो ये नील वाले क्वेश्चन याद कर लेना। इसको बयाना को प्राचीन समय में क्या कहते थे? नील की खेती और नील सेवाल। नील सेवाल कौन सी झील? कौन सी झील? मोती सागर झील। ठीक है, मोती सागर झील। एक है श्रीमाल। एक कौन सा एरिया है? श्रीमाल। श्रीमाल प्राचीन नाम है भीनमाल का। किसका नाम है भाई? भीनमाल। भीनमाल की जूतियां फेमस है ना? पढ़ी कदे दीपिक पटेड़ी है। भीनमाल इन जालोर। भीनमाल की जूती बहुत ही फेमस है भाई। देखो, श्रीमाल कहते हैं किसको? भीनमाल को। ज्यादा मोटी चीज नहीं है, आपको ध्यान रखना है। श्रीमाली, इधर देखो भाई। श्रीमाली ब्राह्मणों की अधिकता के कारण, श्रीमाली ब्राह्मणों की अधिकता के कारण भीनमाल क्या कहलाया? श्रीमाल। इतना याद रहे तो ठीक है, नहीं तो आपको जो याद करना है वो मैं आपको 2 प्रसिद्ध श्रीमालियों के नाम बता देता हूं। एक तो है महाकवि माघ। कौन हुए थे फेमस? महाकवि माघ। ये आपके श्रीमाली ब्राह्मण थे। पुस्तक लिखी शिशुपाल वद्धम। संस्कृत की पुस्तक है शिशुपाल वद्धम। क्लियर हो गया? कौन सी लिखी थी? शिशुपाल वद्धम। एक और हुए थे, कौन से थे?
ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त प्रसिद्ध गणितज्ञ हुए थे ये, और ये भी भीनमाल जालोर के थे। इन्होंने ब्रह्मगुप्त सिद्धांत, ये एक ऐसी अपने नाम से पुस्तक लिखी थी, ब्रह्मगुप्त सिद्धांत। तो आपको मोटा मोटा याद रखना है कि आप कुछ बताओ तो कोई पूछ ले आपको कि ये भीनमाल को श्रीमाल क्यों कहते हैं, तो आप कहते हो सब श्रीमाली ब्राह्मणों की अधिकता के, बताओ दो नाम बताना, तो आप सीधा कहोगे एक तो कौन हुआ, महाकवि माघ, क्या लिखा उसने, शिशुपाल वद्दम, और क्या, और कौन हुआ, ब्रह्मगुप्त, जिन्होंने लिखी थी ब्रह्म सिद्धांत। ब्रह्म सिद्धांत ये पूछा जाता है परीक्षा में। कहाँ के थे, भीनमाल। कहाँ के थे, महाकवि माघ भी कहाँ के थे, और इनकी महाकवि माघ की पुस्तक का नाम था शिशुपाल वद्दम, है ना, शिशुपाल वद्दम। कहते हैं कि भगवान है कृष्ण ने शिशुपाल को, माघ को कहा था कि भाई चलो ठीक है, तेरा बेटा जब तक 100 गालियाँ निकालेगा ना तब तक मैं उसको माफ़ करता रहूँगा, मारूंगा नहीं, ठीक है। तो वो बार बार में भगवान श्री कृष्ण जहाँ कहीं मिलते हैं उनको गालियाँ निकालता, वो भगवान श्री कृष्ण ऐसे काउंट करते रहते, काउंट करते 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 100 हो गई, और जैसे 101वीं गाली हुई भरी सभा के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और शिशुपाल का क्या कर दिया, वध। तो इस पे पूरी की पूरी ये किताब लिखी गई है जिसका नाम है शिशुपाल वधम। और ठीक है, अब बाकी का छोटा मोटा है वो हम लिख लेंगे, मोटा मोटा लगभग सारा का सारा एरिया अपने कवर हो गया। धन्यवाद।